दोस्तों, भारती के इंशाल्लाह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में बने रहें। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो ज़रूर ना ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हम साइंस के एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हम क्लास 8 की साइंस को पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंधन हम लोगों ने पढ़ लिया है। वीडियो बड़ी हो रही थी तो इसलिए 2 पार्ट में उसको बनाया गया है। और अब हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, जो है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तो जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं वो ह्यूमन बीइंग जो है उनके लिए फ्रेंड्स का भी काम करते हैं और एनिमीज़ का भी काम करते हैं। यानी कि कहीं कहीं वो हमारे मित्र की तरह काम करते हैं और कहीं कहीं वो हमारे शत्रु की तरह भी काम करते हैं। तो इस चैप्टर का जो मेन चीज़ें हैं वो है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव का क्या मतलब होता है कि वो छोटे से छोटे जीव जिनको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, उनके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ एक अपवाद को छोड़ के आपको सारी ही चीज़ें जो हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ये तो हुई सूक्ष्म जीव की बात। देखिए, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बट उतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पे उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाता है, जबकि अन्य सूक्ष्मदर्शियों को बिना अन्य सूक्ष्म जीव को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। तो वो हो गए हमारे सूक्ष्म जीव। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो हैं उनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, नहीं देखा जा सकता। अब आते हैं कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। नंबर 1 जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। ठीक है, अब देखिए विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जनता कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पीले एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। अब आते हैं बात, यहाँ समझने वाली बात है और फैक्ट को याद करने वाली बात है। पहली चीज़ ये कि जो आपने पढ़ा, सूक्ष्म जीव के कितने टाइप होते हैं? 4। नंबर 1 जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा क्या होता है? चौथा होता है कुछ एक शैवाल। ठीक है, लेकिन विषाणु भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसको हम सूक्ष्म जीवों से विभिन्न मानते हैं। विषाणु को हम सूक्ष्म जीव में नहीं मानते, क्योंकि ये जो होते हैं ये अगर बाहर रहेंगे तो ये निर्जीव के जैसे होते हैं, लेकिन ये जब किसी व्यक्ति, किसी जानवर या किसी पौधे के अंदर रहेंगे तो ये वहाँ जनन करते हैं। इसलिए इसकी इस क्वालिटी की वजह से इसको जो है वो सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी से अलग किया जाता है। जो रोग है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, कुछ रोग हैं जैसे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, फ्लू, खांसी, ये सब विषाणु द्वारा होता है। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होता है, तो ये आपको याद रखना है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होते हैं? अतिसार एवं मलेरिया। और टाइफाइड एवं क्षय रोग किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा। तो ये तो 2 सूक्ष्म जीव हुए जिनके द्वारा होने वाले बीमारी के बारे में आपको पता चल गया। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ और टाइफाइड और क्षय रोग टीबी द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये जीवाणु की संरचना है। जीवाणु की संरचना एक क्षरनुमा है और एक स्पाइरल। ठीक है, उसके बाद आप विषाणु देख सकते हैं। शैवाल देखिए, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा।
और प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवक, राइजोपस है जो कि ये ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, जो ब्रेड पे लगता है, पेनिसिलियम और एस्पेरिजिलस। ये चीज़ें भी आपको यहाँ से पढ़नी है, याद रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाणुओं का जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो स्पाइरल और क्षणनुमा जीवाणु की संरचना होती है, और जो शैवाल है उनके बारे में पूछ सकता है कि कुछ शैवाल के नाम दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें शैवाल कौन सा और प्रोटोजोआ कौन सा है। तो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में अमीबा और पैरामीशियम आते हैं, और कवक के में एस्परजिलस, पेनिसिलियम और राइजोपस, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। ये देखिए विषाणु की संरचना आपको दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं। तो जो सूक्ष्मजीव है वो एक कोशिकीय होते हैं। ये टॉपिक आपको यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, लेकिन कवक एवं जीवाणु जो है वो समूह में रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आनी चाहिए आपको। इन्होंने बताने की कोशिश की है कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक होते हैं, जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है, उसी से वो सारे काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं बहुकोशिक भी होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिक में कौन कौन से सूक्ष्मजीव आते हैं? जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। एक कोशिक में जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। इसका मतलब कि अमीबा और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय हुआ है, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम जो होता है वो किस में आता है? वो प्रोटोजोआ में आता है। और ये हर एक परिस्थिति में रहने का इनके पास है क्षमता। ये कहीं भी रह सकते हैं, बिल्कुल गर्म जगह पे भी रह सकते हैं, बिल्कुल बर्फ़ वाली जगह में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, मरुस्थल में, दलदल में। कुछ लोग शरीर के बाहर रहते हैं, कुछ शरीर के अंदर रहते हैं, कुछ किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से कुछ अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप में रहते हैं। तो ये सूक्ष्मजीवों की क्वालिटी है। सूक्ष्मजीव और हम, यानी कि सूक्ष्मजीवों से और मनुष्य जीवन में क्या कनेक्शन है। तो सूक्ष्मजीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा है कि सूक्ष्मजीव एज अ फ्रेंड और एनिमी, ठीक है। तो कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे लिए मित्र का काम करते हैं, कुछ दुश्मन का काम करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो फ्रेंडली जो सूक्ष्मजीव है, ठीक है, वो क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में हमारे उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे दही बनाने, ब्रेड एवं केक बनाने में, ठीक है। और प्राचीन काल से ही, मैंने जो भी अर्ली टाइम पीरियड रहा है वहाँ से ही क्या होता है कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने से मतलब कि जितनी भी वेस्टेज है उनको ये क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, वो खाद वाद बन जाता है, फिर उसका कार्बनिक चक्र चलता रहता है खेतों में, उसको जो अपशिष्ट है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उसको खाद के तौर पर मिट्टी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तथा कुछ क्या होते हैं तथा ये हो गया। जीवाणु का उपयोग क्या है? औषधि उत्पादन में, कृषि में, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का सुना होगा। कुछ जीवाणु होते हैं जो दलहनी फसलों में पाए जाते हैं, है ना, वो भी सूक्ष्मजीव होते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना, तो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो दूध से दही का निर्माण कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दही में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम बताइए। तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे या किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली या डोसा बनता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो सूजी, इडली और भटूरा जो भी है उसमें क्या होता है, दही। आपने देखा होगा कि जो भटूरा बनता है उसमें दही को मिलाया जाता है, उसको आटे को गूँथने के लिए, है ना। इडली में
उसको फुला के छोड़ा जाता है। सब ये क्या है, ये सारा जो है ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। अब आइए यीस्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने जो भी अभी ऊपर पढ़ा है सूक्ष्म जीवों द्वारा जो बनता है वो इस देखिए क्या होता है, एक चुटकी यीस्ट पाउडर, यानी कि जो आप लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं ये है ना, आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि फूला हुआ हो जाता है वो। तो यीस्ट जो है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि यीस्ट जब जनन करता है तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालता है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि जो बेकिंग उद्योग है उसमें ईस्ट का क्या आधार है, ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, अब देख लीजिए। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब में एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को एक और मिला है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका जो वाणिज्यिक उपयोग क्या है। ठीक है, बड़े बड़े तौर पे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, क्योंकि प्रैक्टिकल से भी सीधे क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए 500 ml का बीकर लेके इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए, इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर रख दीजिए, गर्म स्थान पर। आप विलयन को सूंघ कर देखिए, तो जब इसमें से गैस निकलेगी वो क्या है, वो अल्कोहल है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह क्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है, चीनी की अल्कोहल में परिवर्तित होने की। ठीक है, तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ छोटी छोटी पार्ट्स में मैं ये वीडियोस कराना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियोस होती हैं तो दिक्कत होती है। आप लोग वीडियो को एंड तक देख भी नहीं पाते हैं, आप लोग का जो है माइंड डिस्टर्ब इधर उधर होने लगता है। तो इसलिए आप लोग छोटी छोटी पार्ट में इस वीडियोस को देखिए। आप लोगों ने यहाँ तक जो पढ़ा उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।